हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉर्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। ये मेरी लुसेंट जीके बुक सीरीज का साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर 11th वीडियो है। इससे पहले मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर 10 वीडियो बना चुका हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जितने भी सब्जेक्ट, जितने भी टॉपिक्स दिए गए वे हमने सभी कवर कर लिया है और सभी को अच्छी तरीके से हमने समझा है। आज का वीडियो जो रहेगा वो हमारा लास्ट वीडियो रहेगा, जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स हम कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किए थे जो कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बचे हुए मिसलेनियस पॉइंट जो है आज हम कवर कर लेंगे और आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सीरीज खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, तो उससे पहले देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ कंपनी दी गई है और साथ के साथ उनके मुख्यालय दिए गए हैं। मुख्यालय यानी कि हेड ऑफिस दिए गए हैं, वे कहाँ पर है। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक बार इनको कवर कर लेते हैं। जैसे कि पहला बताया गया वोडाफोन एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, लंदन में। और लंदन कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में। नेक्स्ट आ जाता है एडोब सिस्टम, ये कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में। और कैलिफोर्निया कहाँ पे, अमेरिका में। सैमसंग ये कहाँ पे, सियोल में। सियोल कहाँ पे, दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट आ जाती है हैवलेट पैकर्ड, ये पालो आल्टो में जो कि अमेरिका में है। हिटाची जो कि चियोडा में है और टोक्यो में है। IBM अरमांक जो कि अमेरिका में है। नेक्स्ट आ जाता है सोनी एक मोबाइल कंपनी है जो कि कहाँ की है, जापान की। नेक्स्ट आ जाती है माइक्रोसॉफ्ट वो कंपनी है जो कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, जैसे कि विंडो 10, विंडो 11 वगैरह। और उसका मुख्यालय है रेडमंड में और वो कहाँ पे है, अमेरिका में। नेक्स्ट आ जाता है एप्पल इंक, ये कहाँ पर, कुपर्टिनो में, अमेरिका में। एप्पल मोबाइल। कैनन इंक ये कहाँ पे है, ओटाकू जापान में। इंटेल ये कहाँ पे है, सेंटा क्लारा में जो कि अमेरिका में है। नेक्स्ट आ जाता है फुजी फिल्म जो कहाँ पे, टोक्यो में। और टोक्यो कहाँ पे, जापान में। नेक्स्ट है कोडेक कहाँ पे है, रोचेस्टर में जो कि अमेरिका में है। नेक्स्ट है मित्सुबिशी टोक्यो जो कहाँ पर, जापान में। नेक्स्ट आ जाता है टोशिबा कहाँ पे है, मिनाटो में जो कहाँ पे है, जापान में। पैनासोनिक टीवी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जो कि जापानी कंपनी है। काडोमा सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। डेल जो कि लैपटॉप वगैरह बनाती है, वो कहाँ की कंपनी है, राउंड रॉक की जो कि अमेरिका में है। नेक्स्ट है वॉलमार्ट कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की। नोकिया कहाँ से है, इस्पू फिनलैंड। और फिनलैंड कहाँ पे है, ये यूरोप में। नेक्स्ट आते हैं गूगल कहाँ पे है, अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। और कौन सी जगह पर है, माउंटेन व्यू। yahoo.com जो कि एक सोशल मीडिया वेबसाइट है, वो कहाँ से है, सनीवेल अमेरिका की। एसर इंक वो कहाँ की है, न्यू ताइपेई जो कि ताइवान में है। फिलिप्स कहाँ के, एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम कहाँ पे है, नीदरलैंड में। लिनोवा कहाँ का, बीजिंग जो कि चाइना की कंपनी है, लिनोवा। नेक्स्ट देख लेते हैं कोरोनाग्राफ क्या होता है, अंतरिक्ष में उठने वाले तूफानों की पूर्व जानकारी उपलब्ध कराने वाले उपकरण कोरोनाग्राफ कहलाते हैं। तो इसके अंदर किसी भी तरह के तूफान बनते हैं, उनकी पूर्व जानकारी किसके द्वारा पता चल जाती है, कोरोनाग्राफ के द्वारा। इस उपकरण की सहायता से सूर्य में 9 बड़े तूफानों का पता लगाया गया है। तूफान का मतलब है कि सूर्य के अंदर बहुत ही आग होती है, उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, तो उसकी फ्लेम के द्वारा कुछ इंसिडेंट्स हो जाती है, कुछ घटना हो जाती है, उनको एक प्रकार से तूफान बोला जाता है। और सूर्य में ऐसे 9 बड़े तूफान है, जिनमें से एक है कोरोनल मास इंजेक्शन। क्या है, कोरोनल मास इंजेक्शन। तो कोरोनाग्राफ से हमें किसका पता चलता है, अंतरिक्ष में इस तरह के जो भी तूफान बनते हैं, इस तरह की जो भी इंसिडेंट या घटना होती है, उसको मापने के लिए कोरोनाग्राफ का यूज किया जाता है। पॉलीग्राफ क्या है, झूठ पकड़ने वाली मशीन को पॉलीग्राफ कहते हैं। लाई डिटेक्टर टेस्ट आपने सुना होगा, जिसमें कि किसी क्रिमिनल से सच्चाई का पता लगाना है तो उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाता है। और जिस मशीन के द्वारा लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाता है, झूठ पकड़ने के लिए जो मशीन यूज की जाती है, उसको क्या कहा जाता है, पॉलीग्राफ। यह मशीन शरीर में होने वाली 4 भौतिक गतिविधियों को एक साथ ग्राफिक्स तैयार करता है। यह एक पेपर पे ग्राफ बनाती है, जिससे पता चलता है कि क्रिमिनल झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, इसका पता लगाती है। और ये 4 भौतिक गतिविधियों में क्या जाता है, भौतिक गतिविधि यानी कि फिजियोलॉजिकल इंडिकेशंस, जैसे कि ब्लड प्रेशर हुआ, पल्स रेट हुए, रेस्पिरेशन जो हम सांस लेते हैं, और स्किन कंडक्टिविटी, हमारा शरीर भी, कोई बंदा झूठ बोलता है तो उसके शरीर से यानी उसकी स्किन से भी पसीने छूटने लग जाते हैं, तो इस तरह की गतिविधियों को भौतिक गतिविधियां बोला जाता है। यानी मनुष्य के दिमाग में जो कुछ चलता है वो इन भौतिक गतिविधियों पर उसका प्रभाव पड़ता है। यह मशीन इस सिद्धांत पर आधारित है कि मनुष्य के दिमाग में जो कुछ होता है
उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट उसकी भौतिक गतिविधियों पर अवश्य पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है फैक्स। फैक्स क्या है? फैक्स का पूरा नाम है फॉरवे जेरोक्स, यानी कि एक प्रकार की जेरोक्स मशीन है जो हम किसी भी मेल को, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर तुरंत भेज सकते हैं। फैक्स मशीन के बारे में आपने सुना होगा। रेवा भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार है। नेक्स्ट आता है रीएजेंट। यह एक प्रकार का रसायन है जिसका उपयोग दूध में मिलावट का पता लगाने हेतु किया जाता है। इससे दूध में मिलावट का पता चलता है। इस रसायन की एक बूंद का प्रयोग करके मात्र कुछ सेकंड में यह पता चल जाता है कि दूध प्राकृतिक है या सिंथेटिक है। यानी कि इसकी एक बूंद गिराने से कुछ ही सेकंड में, कुछ ही पल में पता चल जाता है कि दूध में मिलावट है कि नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है सीडी ट्रिप। यह सरसों के तेल में बटर येलो की मिलावट की जांच के लिए विकसित एक टेक्निक है। बटर येलो क्या है कि एक टॉक्सिक कंपाउंड है जो कि मस्टर्ड ऑयल में, यानी कि सरसों के तेल में मिला दिया जाता है। और इसका पता किससे लगाया जाता है? सीडी स्ट्रिप से। सीडी स्ट्रिप मतलब कलर डिटेक्शन स्ट्रिप, सीडी फॉर कलर डिटेक्शन। इस तकनीक के तहत मिलावट की जांच है तो रसायन युक्त एक छोटे से कागज पर एक बूंद तेल डालने के बाद वह गुलाबी हो जाता है, यानी पिंक कलर में वो बदल जाता है। तो तेल में बटर येलो की मिलावट की पुष्टि हो जाती है। यदि गुलाबी कलर आ जाता है तो तेल में क्या मिला हुआ है? बटर येलो टॉक्सिक कंपाउंड। नेक्स्ट देख लेते हैं सार्स। रैशेमिया न्यूमोनिया के रूप में चर्चित घातक बीमारी सार्स यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, SARS, जिसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसके विषाणु को पैरामिक्सोवायरस के रूप में चिन्हित किया गया है। सार्स क्या है? यह एक प्रकार की घातक बीमारी है जो कि वायरस के द्वारा फैलती है, जो कोरोना वायरस परिवार से संबंधित है। जो कोरोना बीमारी जो चल रही है वो भी सार्स की ही एक बीमारी है। सार्स के वायरस से ही कोरोना बीमारी फैली हुई है। इसके रोगी में निमोनिया जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं, यानी कि निमोनिया यानी कि जुकाम, बहुत ज्यादा जुकाम होना, खांसी आना, लगातार खांसी आने और सांस में तकलीफ बने रहने के कारण लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। यानी कोरोना भी एक प्रकार की सार्स की बीमारी है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं नवीरपिन। वैज्ञानिकों ने एड्स ग्रस्त महिलाओं के गर्भस्थ शिशु को इस जानलेवा बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए एक सस्ती दवा जिसका नाम है नवीरपिन का विकास किया है। जो महिला एड्स से पीड़ित है, यानी कि जिसको एड्स है, तो उसके बच्चे को, उसके शिशु को एड्स से बचाने के लिए इस दवाई का विकास किया गया है, जो बच्चे को इस जानलेवा बीमारी से, किस जानलेवा बीमारी से? एड्स से उसको सुरक्षित रखता है। इस दवा की मात्र 2 खुराकों से ही प्रतिवर्ष लाखों शिशुओं को एड्स की बीमारी से बचाया जा सकता है। शिशु को यह दवा 18 माह की आयु तक दी जाती है, यानी 1.5 साल तक बच्चे को यह दवाई खिलाई जाती है, जिससे बच्चा एड्स की बीमारी से बच जाता है। अगर ये दवाई अगर नहीं देते हैं तो एड्स से जो पीड़ित महिला है उसके बच्चों को भी एड्स होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसका नाम है मोनोसांटो ने कृषि जगत में विकास के लिए कीट प्रतिरोधी क्षमता वाले कपास का बीज तैयार किया गया है। तो ये खास इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं कि अमेरिकी की एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसका नाम है मोनोसांटो। उसने कृषि जगत में एक टेक्नोलॉजी विकसित की है, यानी कि एक कपास का बीज तैयार किया है। उसने बैसिलस थुरिंजिएन्सिस यानी कि बीटी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, जीवाणुओं को इसके लिए कपास में आंतरित किया है। इस बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च की मदद से आलू, टमाटर, सब्जी के कीट प्रतिरोधी बीज तैयार कर लिए गए हैं। इसी टेक्नोलॉजी के आधार पर किस तरह के तैयार किए गए? आलू, टमाटर और सरसों के, जो कि कीट प्रतिरोधी यानी कीटों से फसल को बचाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं हाइब्रिडोमा टेक्निक का जो विकास है वो 1975 ईस्वी में हुआ और डॉक्टर मिलस्टोन, कोसलर और जर्मे के द्वारा इसका विकास किया गया। और इस तकनीक के द्वारा एक कॉलोनी प्रतिरक्षियों का वाणिज्यिक उत्पादन किया जाता है। इसमें एक तरह से एंटीबॉडी तैयार की जाती है। एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर होती है जो बीमारियों से, जो वायरस से हमारे शरीर की रक्षा करती है। आज के टाइम पे जो है कोरोना बीमारी फैली हुई है और उससे बचने के लिए हम कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इंजेक्शन लगवा रहे हैं। और ये क्या करते हैं? ये इंजेक्शन जो है हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बना देते हैं जो कि कोरोना वायरस से हमारी रक्षा करते हैं। तो हाइब्रिडोमा भी एक प्रकार की टेक्निक है जो शरीर के अंदर प्रतिरक्षियों का उत्पादन करते हैं, एंटीबॉडी बनाती है। और ये एंटीबॉडी कैसी है? एक कॉलोनी यानी कि एक जैसी। इसमें जो एंटीबॉडी बनते हैं सब एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं टर्मिनेटर बीज जेनेटिक इंजीनियरों के द्वारा तैयार किया गया ऐसा बीज है जिनके अंकुरण से पौधे तो तैयार हो जाते हैं किंतु उनसे अंकुलक्षण बीज का उत्पादन नहीं होता। तो ये कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं।
इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं और यह भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो इको मार्क क्या है? एक प्रकार का एक ऑथेंटिकेशन है जो भारतीय उत्पादों को, यानी कि भारत के अंदर जो जिन प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है, जिन चीजों का उत्पादन किया जाता है उनको दिया जाता है अगर वे पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट के लिए अनुकूल हो। और किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक के जनक प्रोफेसर सर रॉबर्ट एडवर्ड्स को, जिसका जन्म 1925 में हुआ था और उसकी मृत्यु कब हुई? 213 में। तो प्रोफेसर सर रॉबर्ट एडवर्ड्स को टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक का जनक माना जाता है, पिता माना जाता है। उसने क्या किया था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की एक प्रयोगशाला में एक लैब में 1968 ईस्वी में इस टेक्निक का, किस टेक्निक का? टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक का आविष्कार किया था। उसके बाद जो है 1978 ईस्वी में इसके निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप जो है ओल्ड हेड जनरल हॉस्पिटल में लुइस ब्राउन नाम की एक प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था। तो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या नाम था? लुइस ब्राउन। और किस हॉस्पिटल में उसका जन्म हुआ था? ओल्ड हेड जनरल हॉस्पिटल में। इसके लिए एडवर्ड्स को 2010 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेटोस्कोप, जिसे आला भी कहते हैं, ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टेटोस्कोप जिससे दिल की धड़कन मापी जाती है, जो डॉक्टरों का एक उपयोगी यंत्र है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण पर, यानी कि साउंड वेव्स जो होती है उनको वो मेजर करता है। इस यंत्र के माध्यम से डॉक्टर जो है हृदय और फेफड़ों के रोगों की पहचान करता है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है? स्टेटोस्कोप से क्या मापा जाता है? हृदय और फेफड़ों की धड़कन को मापा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्रामों के कार्यान्वयन का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। तो यहाँ पर कुछ भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम के बारे में बताया गया है जो हमारे स्पेस मिशन रहे हैं, जिसमें पहला जाता है 1974 ईस्वी में TERLS प्रोग्राम, जिसकी फुल फॉर्म है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जो कहां पर है? थुम्बा नामक जगह पर। और थुम्बा कहां पर है? केरला में। यहां से सबसे पहले भारत का साउंडिंग रॉकेट, जिसका नाम था नाइक अपाची, अंतरिक्ष में भेजा गया था। नेक्स्ट आ जाता साइट प्रोग्राम, जो कब हुआ था? अगस्त 1975 ईस्वी में। इसकी फुल फॉर्म क्या है? साइट की फुल फॉर्म है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। इसमें अमेरिकी उपग्रह ATS-6 की सहायता से संचालित हुआ था। तो ये अमेरिका की सहायता से इस प्रोग्राम को चलाया गया था। सैटेलाइट को टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है स्टेप। इस प्रोग्राम का कार्यान्वयन इसरो के द्वारा और डाक तार विभाग ने फ्रांस जर्मनी के सैम्फोफोनिया उपग्रह के सहयोग से 1977 से 1979 ईस्वी तक किया गया था। नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एप्पल। इसका भारत का प्रथम भू स्थिर प्रायोगिक संचार उपग्रह, भू स्थिर मतलब जियोस्टेशनरी टेस्टिंग कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसको 19 जून 1981 ईस्वी को प्रक्षेपित किया गया था, छोड़ा गया था। तो एप्पल एक प्रकार का उपग्रह है। कौन सा उपग्रह? संचार उपग्रह, जिसको पहली बार कब छोड़ा गया था? 1981 ईस्वी में। और किस कक्षा में? भू स्थिर कक्षा में। इसके बारे में हम स्पेस प्रोग्राम में सब कुछ पढ़ चुके हैं, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने अगर पहली वीडियो देख ली है तो वे आपको ये सब प्रोग्राम अच्छे समझ में आ जाएंगे, जिनका एक अच्छी तरह से सीक्वेंस बताया गया है। नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं स्टेम सेलों का अनुसंधान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टेम सेल में एक संपूर्ण भ्रूण के निर्माण की वृद्ध क्षमता निहित है। स्टेम सेल क्या होते हैं? स्टेम सेल जो है मानव शरीर के अंदर पाए जाते हैं और सैकड़ों की संख्या में होते हैं। इससे क्या कि ये हमारे दैनिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके द्वारा जो है शरीर का चलना, हृदय का धड़कना, मस्तिष्क का लगातार सोचना, किडनी के अंदर खून का साफ होना, तो इस तरह की जो गतिविधि हमारे शरीर के अंदर होती है, उन सब के लिए हमारे शरीर के अंदर सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, जो इस तरह का कार्य करती है। और वे सब कोशिकाएं किससे बनती है? स्टेम सेल से बनती है। तो स्टेम सेल के ऊपर अनुसंधान यानी कि उनके ऊपर रिसर्च करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टेम सेल में एक संपूर्ण भ्रूण के निर्माण की वृद्ध क्षमता निहित है। यानी एक भ्रूण का निर्माण करने में स्टेम सेल का एक इंपॉर्टेंट रोल है। इससे विभिन्न रोगों के निजात में सहायता मिलती है। स्टेम कोशिका से संबंधित अनुसंधान में मधुमेह है, जिसको डायबिटीज बोला जाता है, अल्जाइमर रोग, पार्किंसन रोग, ल्यूकेमिया, हेपेटाइटिस
पक्षाघात, हृदय रोग आदि से पीड़ित लोगों के लिए आशा की नई किरण दिखाई देने लगती है। तो स्टेम सेल क्या है? एक प्रकार से शरीर को बीमारियों से भी बचाता है। नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर, यानी जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? प्रकाशित तंतु। ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है? यह एक प्रकार की वायर होती है जिसके अंदर जो है प्रकाश की किरणें यानी कि ऑप्टिकल रेज जो है उसमें ट्रेवल करती है, जो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाती है, जो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है। और जो इंफॉर्मेशन हम मोबाइल में देखते हैं, अपने लैपटॉप में देखते हैं, इंटरनेट के थ्रू, वे किसके द्वारा हम एक्सेस कर पाते हैं, हम देख पाते हैं? ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के द्वारा। तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसके द्वारा प्रकाश के सिग्नल को यानी कि ऑप्टिकल रेज इसकी तीव्रता बिना क्षय हुए, यानी कि इसकी तीव्रता यानी इंटेंसिटी, यानी जितनी एनर्जी के प्रकाश के सिग्नल को भेजा जाता है उसमें किसी तरह का लॉस नहीं होता और यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर क्वार्ट्ज कांच के बहुत लंबे और पतले रेशों से मिलकर बना होता है। क्वार्ट्ज फाइबर केबल क्या होती है? इसमें क्वार्ट्ज कांच के बहुत ही लंबे लंबे और पतले रेशे होते हैं जो ऑप्टिकल सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाते हैं, यानी प्रकाश के सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है। और प्रत्येक रेशे की जो लंबाई होती है वो 10⁻⁴ सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में अपने खाने की वस्तुएं रखते हैं, अगर उनको हम 4 डिग्री सेल्सियस पर हम रखते हैं तो वो चीजें ताजा रहती है। अमेरिका के एफ लेबी को रेडियो कार्बन प्रणाली के आविष्कार का श्रेय है, जिसने सर्वप्रथम 1949 ईस्वी में कार्बन पर आधारित तिथियों के निर्धन की विधि को घोषणा की थी। तो कार्बन डेटिंग प्रोसेस आपने सुना होगा, जिसमें किसी भी प्रकार की वस्तु की आयु का पता लगाया जाता है। इस सिस्टम का यानी रेडियो कार्बन के सिस्टम का आविष्कार किसने किया था? एफ लेबी ने। कब? 1949 ईस्वी में। रेडियो कार्बन का अर्थ है कार्बन 14। इसमें कौन सा आइसोटोप यूज किया जाता है? कार्बन 14। और कार्बन क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है जो पृथ्वी के भूमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं, व्यक्तियों की जेनेटिक स्तर पर पहचान में इस्तेमाल करने की टेक्निक को HNN फिंगरप्रिंट अथवा DNN प्रोफाइलिंग कहते हैं। तो DNN प्रोफाइलिंग क्या है? यह एक प्रकार की टेक्निक है जिससे हम जेनेटिक स्तर की पहचान कर सकते हैं, यानी कि जैसे हम मोबाइल में फिंगरप्रिंट यूज करके अपने मोबाइल को ओपन कर सकते हैं। ये किस टेक्निक के द्वारा होता है? ये DNN प्रोफाइलिंग या HNN फिंगरप्रिंट के द्वारा होता है। यह एक प्रकार की टेक्निक है जो व्यक्तियों की जेनेटिक स्तर की पहचान करती है। नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं, DNA प्रोफाइलिंग टेक्नोलॉजी से जले हुए अथवा पहचान में न आने वाले मृत शरीरों को भी पहचान की जा सकती है। यदि कोई डेड बॉडी है या कोई जला हुआ शरीर है जिसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं तो DNA से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। DNA प्रोफाइलिंग के लिए मुख्य रूप से जैविकीय नमूने की जरूरत पड़ती है। तो इसमें बायोलॉजिकल सैंपल लिया जाता है। तो जैव के नमूने में यानी कि बायोलॉजिकल सैंपल जो लिया जाता है उसमें क्या क्या लिया जा सकता है? खून का धब्बा लिया जा सकता है, जड़ सहित बाल का टुकड़ा लिया जा सकता है, वीर्य, त्वचा कोशिकाएं, मुंह पर रखा कपड़ा, लार, अस्थि मज्जा और किसी ऊतक की कोशिकाएं शामिल की जा सकती है। ज्ञातव्य है कि DNA फिंगरप्रिंट का विकास सबसे पहली बार 1984 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक के द्वारा योल्फी जेफरी ने किया था। किसने किया था? योलेफ जेफरी ने। रडार का प्रयोग रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तु की उपस्थिति और स्थिति का ज्ञात करने के लिए किया जाता है। रडार की फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? इसमें रेडियो तरंगे होते हैं यानी कि रेडियो वेव्स होती है जिसके द्वारा स्पेस के अंदर किसी वस्तु की उपस्थिति का पता किया जा सकता है। और सबसे ज्यादा रडार का यूज कहां पर किया जाता है? मिलिट्री के द्वारा किया जाता है, जो दुश्मनों के जहाज का या किसी प्रकार के विमान का पता लगा सकते हैं। इसके द्वारा यह भी पता लगाया जा सकता है कि वायुयान की गति और दिशा की क्या स्थिति है। विश्व का प्रथम ताप ऊष्मीय विलवनीकरण संयंत्र भारत के लक्षद्वीप की राजधानी कवारती में संस्थापित किया गया। यह प्रतिदिन 1 लाख लीटर अवलन जल का उत्पादन करेगा, यानी कि लक्षद्वीप जो है वहां पर पीने योग्य पानी बिल्कुल नहीं है, तो उसके एक फिल्ट्रेशन के लिए इस तरह के संयंत्र का, इस तरह की मशीन को वहां पर स्थापित किया गया है। कैसनी नासा के द्वारा शनि और उसके उपग्रहों के उद्यन हेतु प्रक्षेपित रोबोटिक अंतरिक्ष यान है। ये कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय नाभिक तापकीय प्रयोगी रिएक्टर यानी इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर।
संलयन ऊर्जा की संभावना को प्रदर्शित करने हेतु संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास की परियोजना है और इस परियोजना में यूरोपीय संघ, जापान, चाइना, भारत, दक्षिण कोरिया, रूसी संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका की सहभागिता है और यह परियोजना दक्षिणी फ्रांस के कदरास नगर में है। तो अंतर्राष्ट्रीय तापनाप के प्रायोगिक रिएक्टर एक प्रकार की परियोजना है जो फ्रांस के द्वारा चलाई गई है। इस परियोजना में यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन, जापान, चाइना, भारत, दक्षिण कोरिया, रशिया और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सहभागीदारी है। तो नेक्स्ट यहाँ पर कुछ आविष्कार दिए गए हैं और उसके आविष्कार की खोज करते हैं, आविष्कारक बताए गए हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं एलईडी का आविष्कारक है निको होलोनियाक। मशीन गन के आविष्कारक कौन है? जेम्स पकल। मोबाइल फोन आविष्कारक है मार्टिन कूपर। जेट इंजन के आविष्कारक है फ्रैंक व्हिटले। लेसर के आविष्कारक है टीएच मेमन। परमाणु बम के आविष्कारक है जे रॉबर्ट ओपेनियर। प्रेक्षेपास्त्र यानी कि मिसाइल के आविष्कारक है वर्नर वॉन ब्राउन और भारत का मिसाइल मैन किसको बोला जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम, इसका आविष्कारक कौन है? एडवर्ड टेलर। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन बम के आविष्कारक है सैमुअल टी कोहन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक है एकर्ट एवं मोसली। सुपर कंडक्टर के आविष्कारक है एच कैमल लिंग। टेलीविजन के आविष्कारक है जे अल्बेर्ड। रडार जो कि मॉडर्न टाइप का रडार, उसके आविष्कारक है टेलर और यंग। गैस इंजन के आविष्कारक है डेमलर और डीजल इंजन के आविष्कारक है रोडोल्फ। तो यहाँ पर कुछ आविष्कारक है जिन्होंने इस प्रकार के आविष्कार किए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। हम आज की वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं और इस वीडियो के साथ ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ये सीरीज खत्म हो जाती है। तो इस पूरी सीरीज में जिसमें हम 11 वीडियो बना चुके हैं, उसमें आपको किसी प्रकार का डाउट है, अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ के साथ जो मेरी ये सीरीज है ये आपकी कितनी समझ में आई है और ये वीडियो आपको कैसी लगी है उसके बारे में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपकी समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरा जीके एजुकार्ड चैनल जो कि जीके पर्पज के लिए बनाया गया है, जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उनकी हेल्प के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल तैयार किया है। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। आगे हम नया एक सब्जेक्ट शुरू करेंगे जिसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। तो दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।